हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्क्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज हमारा एसपी टेस्ट नंबर 17 हुआ था, 17 नंबर हुआ था, तो उसके रीजनिंग के और जीएस के सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। ठीक है ना। तो हर सैटरडे में जो हमारा एसपी टेस्ट होता है तो मंडे में हम आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी तैयारी में ज़बरदस्त लगे हुए होंगे। तो आज हमारा जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है ये आपका यूपी के लिए, यूपी का कोई भी एग्जाम होगा, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो और आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, तो हमने मिक्स क्वेश्चन करके उसी में लिए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो माँ सरस्वती का नाम लेते हुए करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने जो वर्ड्स हैं उनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो आपको पता ही है ABCD सबको आती है भाई, ABCD के हिसाब से आपको अरेंज करना है। देखो टी सब में आया हुआ है तो टी तो सब में है। इसके बाद देखें यहाँ पे R है, R की वैल्यू 18 होती है। O है, फिर यहाँ भी O है, यहाँ W है और यहाँ Y है। तो आप कह सकते हो सर O पहले आता है, यानी कि B और C में पहले आएगा। थर्ड लेटर पे चलेंगे, यहाँ पे O आया, यहाँ पे क्या है W, तो आपको पता है O पहले आएगा, यानी कि B आएगा पहले, B के बाद कौन जाएगा, C आएगा। सेकंड देखेंगे यहाँ पे R था, W था और Y था, तो आपको पता है R पहले आता है, R के बाद कौन आएगा, W आएगा, W के बाद कौन आएगा, Y। तो यानी कि हमारा जो अरेंजमेंट बनेगा BCAD, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, सेकंड क्वेश्चन था चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल बी कंप्लीटेड। आपको एक सीरीज दी गई है, सीरीज दी गई है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको 34, 42, 52 और 64। तो आपको पता है कि जब आपके पास नंबर थोड़े से लगते हुए होते हैं, यानी कि गैप कम होता है, आप सबसे पहले उसमें डिफरेंस देखते हैं। तो 34 में और 42 में आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आएगा आपका 8 का। फिर यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का, और यहाँ देखें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 का। तो अगला डिफरेंस कितना जाएगा, 14 का। और जैसे 14 का आप बच्चे डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 4 8, 6 और 1 7, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा 78। तो 78 इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठे अपने साथ साथ, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप फटाफट उनको करते हुए चलेंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। मैं आपको एक वर्ग के लिए एक बात बता देता हूँ। वर्ग में देखो, जैसे मान लेते मैंने एक वर्ग बनाया जहाँ पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो आप क्या करो, इसमें आप नंबरिंग मार्किंग कर लो, 1 2 3 1 2 3। और क्या करना होता है, जब भी आपको स्क्वायर निकालने होते हैं, जो बाद वाली संख्या होती है इसका स्क्वायर से आप लिखते हो चलो, जैसे 3 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ऐसे लिखते हुए चलना होता है ना, प्लस 2 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 और 1 10 4 14। तो इसमें कितने वर्ग हो गए आपके, 14। तो ये आप वर्गों के लिए ध्यान रखेंगे, चाहे इसमें नंबर ऑफ रो बराबर हो चाहे ना हो, हमेशा आप इनकी मल्टीप्लाई आपस में करते हुए चलेंगे और आप जो है फाइनल इसको ऐसे ही इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ये वाला। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ भी 1 और 2 है, यहाँ भी 1 और 2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 5। तो 5 तो यहाँ हो जाएंगे। फिर ऐसे यहाँ देखेंगे 1 और 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो 5 यहाँ हो जाएंगे। तो कुल कितने हो जाएंगे, 10। लेकिन आप देखेंगे 10 में ये वाला जो कॉमन है ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसमें से हमको एक माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें आपके जो टोटल स्क्वायर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 9 स्क्वायर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये आंसर बिल्कुल सही है, क्या ये आंसर बिल्कुल सही है? आप देखते हुए चलिए और बताइए मुझे क्या ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 4। दीपा मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। दीपा उत्तर की ओर चलती है 80 मीटर। ये लीजिए, ये मान लीजिए इसका ओरिजिन पॉइंट है। दीपा यहाँ से चलती है 80 मीटर पूरा उत्तर में चल दी। ठीक है ना। जाने के बाद वो टर्न करती है अपने लेफ्ट में एंड वॉकड अबाउट 25 मीटर। अपने लेफ्ट मुड़ती है, आपको पता है लेफ्ट इसका ये होगा, और लेफ्ट मुड़ने के बाद कितना चलती है, ये 25 मीटर चलती है। इसके बाद क्या करती है वो, फिर इसके बाद क्या करती है वो, दोबारा से अपने लेफ्ट मुड़ती है और लेफ्ट मुड़ने के बाद चलती है कितनी, 90। तो इसका लेफ्ट नीचे होगा, तो 90 यानी कि आपको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया बेटा, 90, यानी कि इसके नीचे 10 हो गया। फाइनली सी टर्न्स द राइट। उसके बाद वो अपने राइट मुड़ती है, तो राइट ऐसे मुड़ी होगी कहीं ना कहीं चल के वो। और इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम फाइनली, यानी कि अब वो कहाँ जा रही है, अब वो अंत में किस दिशा में जा रही है। तो आपको पता है ये जो दिशा होती है ये कौन सी दिशा होती है, आप कहोगे सर ये तो आपकी पश्चिम दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन होती है ये आपकी, ये पश्चिम दिशा होती है। तो यानी को जा रही है वेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी को जा रही है पश्चिम दिशा में। शायद आपके भी आंसर यही आया होगा, और बताइएगा आपकी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव दैट इज सिमिलर टू, मतलब सिमिलर टू द गिवन वर्ड सेट्स। आपको क्या होता है, यहाँ पे एक सेट दिया जाता है, इसमें जो भी पैटर्न लग रहा होगा सेम पैटर्न आपको देखना होता है यहाँ पे क्या लग रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 6 13 और 22, 6 13 और 22। अगर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे, अगर मैं 6 में 7 जोड़ूंगा, 7 और 6 13 होगा, और 13 और 9 22 होगा। 13 और 9 कितना होगा, 22।
तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई सेट मिल रहा है क्या? 6 + 7 तो 13 होता है, ठीक है। 6 + 7 तो कितना होगा? 13 होगा। 13 + 9 कितना होगा? 22। 13 + 9 22 ही तो नहीं हो सकता फिलहाल की कंडीशन में। 10 और 7 17 नहीं होगा। 11 7 18 हो सकता है। 18 + 9 कितना होगा? 22। 11 + 7 18 और 18 और 9 कितना होगा? 27। 18 + 9 होगा 27, ये इसका आंसर होगा। 13 + 7 कितना होगा? 20। हाँ, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि पहला पैटर्न जो हो रहा है इसमें +7 हो रहा है और इसके बाद में कितना हो रहा है? 9। और ये पैटर्न जो लग रहा है ये आपके ऑप्शन नंबर सी पे लग रहा है। देखो हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, मिक्स है ना। जैसे दिया गया है, सिलेक्ट द रिलेटिव वर्ड्स फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। हार्ड का संबंध दिया गया सॉफ्ट से, हार्ड और सॉफ्ट यानी कि कठोर और कोमल। कठोर कोमल का मतलब वो दोनों अपोजिट हो गए। ब्लू रेड कोई मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंट सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। ब्यूटीफुल अगली, ब्यूटीफुल और अगली यानी कि सुंदर और कुरूप, दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है। और ये जो यहाँ पर आपका पैटर्न लग रहा है इसको एनालॉगी बोलते हैं। जो समरूपता यहाँ पर है वही समरूपता आपके यहाँ पर आई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अल्टरनेटिव दिया गया है। ए सी ई जी का संबंध दिया गया है। ए सी ई और जी का संबंध दिया गया है जेड एक्स वी और टी। तो आपको संबंध बताना है बी डी एफ और एच का। तो इनको देखते आपको दिमाग में आ गए इनके अपोजिट। ए का अपोजिट जेड होता है, सी का एक्स, ई का वी, जी का टी, ठीक है ना। तो अपोजिट देखेंगे, बी का अपोजिट डी होगा, डी का अपोजिट बी होगा, यू का अपोजिट एफ होगा और एच का अपोजिट क्या होगा? एस। तो बी डी यू एस जहां ऑप्शन होगा, है ना, सॉरी वाई 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 यहाँ पे है ना, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। तो वाई बी यू एस, वाई बी नहीं क्या करें यहाँ पर, ये बी डी है ना भाई, डब्ल्यू। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, हम यहाँ पर अपोजिट लिख रहे हैं, हमने उल्टा लिख दिया। बी का अपोजिट होता है वाई, डी का अपोजिट डब्ल्यू, यू और एस, ये तो ठीक लिखे हुए थे। तो वाई डब्ल्यू यू एस, वाई डब्ल्यू यू एस, वाई डब्ल्यू यू एस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको अपोजिट भी याद कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अपोजिट पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। आप भी मेरे साथ साथ करते रहे भाई, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे करें यार, है ना, शेयर भी कर दिया करें। चलिए, ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। एक आदमी है वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है ना। ये मान लो, ये ऐसे बना लो, ये लो, ये आदमी देख रहा है वेस्ट की ओर, ऐसे यहाँ पे ये आदमी है देख रहा है। एंड टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे घड़ी चलती है तो घड़ी चलती है ऐसे, तो पूरा 90 को, यानी कि आदमी यहाँ चला गया 45 डिग्री, चला गया 45 डिग्री। चलने के बाद देन ही टर्न्स 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 270 घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है ये जो आदमी होगा अगर ये वापस घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो ये पूरा 180 घूम जाएगा। बोलो हाँ, है ना। यहाँ से यहाँ तक 180 घूम जाएगा पूरा का पूरा। तो यानी कि जब ये आदमी यहाँ से घूमा होगा तो यहाँ से यहाँ तक 180 आ गया होगा, लेकिन ये 270 जाता है। तो यानी कि 270 में से अगर मैं 180 घटाऊंगा तो यहाँ पर इसको कितना घूमना पड़ेगा भाई? और 90। कितना घूमना पड़ेगा इसको? और 90। तो यानी कि 90 इसका क्या होगा? तो 45 45 90 आदमी यहाँ पहुँच जाएगा। और जब ये आदमी यहाँ पहुँचेगा तो पूछा बताओ कहाँ देख रहा है? तो आपको पता है ये देख रहा है यहाँ पर, ये होगा नॉर्थ और ये क्या होगा? ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में वो आदमी देख रहा होगा, ठीक है ना। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्कशन आपको लग रहा है कम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, आपको डिस्कशन और भी ज़्यादा करा दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ, तो कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, लिखा है नेक्स्ट 2 12 30 56। तो 2 12 30 और 56। तो अगर आप देखोगे इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 10 का गैप आ रहा है, फिर यहाँ पर कितना गैप आ रहा है? 16 का गैप आ रहा है शायद, 18 का। कितने गैप आ रहा है? 18 12 30 होते हैं। और यहाँ पे आ रहा है 26 का गैप। तो क्या किसी के आसपास आ रहे हैं क्या? अच्छा, अगर आप यहाँ देखेंगे 10 18 में 8 का गैप आ रहा है, 18 और 8 26, 8 8 का गैप आ रहा है शायद, है ना। और जैसे 8 का गैप करोगे तो 18 में 8 का गैप करोगे तो कितना होगा? 34। और 34 का गैप करने के लिए 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 9, तो आंसर आपका आ जाएगा 90। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये। तो आंसर इसका कितना आ गया? 90, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, एक मिनट रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है इसमें हम क्या चीज़ को रिप्लेस करें जिससे हमारा आंसर बन जाए। तो जैसे इसमें लिखा है 16 - 4 ब्रैकेट लिखा है। अच्छा, इसको हम जब सोल्व करेंगे ना, इसको हम पूरा अपना बोर्ड मार्क्स लगाते हैं भाई, ध्यान रखना, अपनी मर्जी से कुछ मत कर देना। पहले ब्रैकेट है फिर कुछ है, जो भी कुछ है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो साइन दिए गए हैं, इन साइन के हिसाब से ही आपको अपना क्वेश्चन को बिल्कुल क्या करना है? सोल्व करना है। जो भी आपको क्वेश्चन, जो भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इन्हीं ऑप्शन से आपको क्या करना है? सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है, अगर हम इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और 2, तो 4 की जगह 2 को करना पड़ेगा, 2 की जगह 4 को करना पड़ेगा। आओ देखते हैं। जैसे इसने पहला ऑप्शन दिया 4 और 2, तो यहाँ मैं रखूंगा 2, यहाँ क्या रखूंगा 4। अच्छा, एक बात तो बताओ, जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा 2 तो 16 - 2 हो जाएगा। पहले मैं ब्रैकेट सोल्व करूँगा तो 16 - 2 कितना होगा भाई? 14 होगा।
इंटू 6 और यहाँ डिवाइड बाई 4। जैसे आपको देखोगे फिर डिवाइड आप इसको 4 करोगे 6 से तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये तो इसका आंसर नहीं बन सकता, ये आंसर इसका नहीं बनेगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या दिया इसने, डिवाइड और माइनस, तो यानी कि माइनस से क्या रखूँगा डिवाइड, माइनस से क्या रखा जाएगा डिवाइड, और डिवाइड क्या रखा जाएगा माइनस। अगर हम यहाँ देखेंगे 4 चौक 16 ब्रैकेट होगा पहले 16 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8, तो 6 चौक 24, 24 और 8 32, 24 8 32 माइनस 2 कितना होगा 30, और ये भी कितना है 30। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20। यानी कि हम डिवाइड को अगर माइनस को चेंज कर देते हैं तो आपका आंसर यही बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, टाइम टेकन आते हैं ये। चलिए ये आगे बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट when sequentially placed at the gap in the between letters sealers shall complete the series। तो ये भी आपको पता है एक पैटर्न होता है। तो इसमें मेरा मानना ये है कि आप इसमें देखो पहले तो कितने अल्फाबेट आए हैं, आप कहोगे सर इसमें A B C आए हैं, ठीक है ना। और आप देखो यहाँ पे डबल ए के बाद डबल बी जरूर आ रहा है, तो डबल ए के बाद डबल बी आ रहा है तो आप यहाँ पे डबल ए रखो पहले, तो डबल ए डबल बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है तो यहाँ पे आपको सी, ठीक है ना। और आप देखो डबल बी आ रहा है तो यहाँ पे डबल बी रख के देखो एक बार, देखो आंसर नहीं छिपा होता है। तो डबल बी सी ए, डबल बी सी ए है ना, डबल बी सी ए है ना, ए डबल बी सी, डबल ए बी सी, नहीं कुछ गलती हो रही, दोबारा देखते हैं एक बार इसको, एक बार इसको दोबारा देखेंगे। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, डबल बी तो पक्का ही है, डबल बी तो पक्का है तो रखो यहाँ डबल बी है ना, डबल ए पक्का है डबल ए रखो आप यहाँ पर, ठीक है ना। डबल बी के बाद क्या था सी रखो यहाँ पर, रखा सी, तो डबल ए यहाँ रखो, ये होना चाहिए डबल बी सी डबल ए, डबल बी सी डबल ए, डबल बी सी डबल ए। तो आपका पैटर्न बनना है देखो डबल बी ए, डबल बी सी डबल ए, डबल बी सी डबल ए। देखो आंसर मैंने यहीं से उठाया पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका बी ए सी ए, बी ए सी ए, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो यहीं पे है ना बी के आसपास डबल बी था तो मैंने डबल बी उठाया यहाँ से, फिर देखा हमने यहाँ पे ए आ रहा है तो ए, इसके पहले सी था तो मैंने सी रखा। तो इसको करने का तरीका यही होता है, आप कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ते होंगे तो आपने इसको बहुत अच्छे से सीखा होगा। चलिए सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रेस्पॉन्सेज। तो 3 अलग दिए गए हैं, एक तो जैसे आपको दिया है ग्रुप यानी कि समूह, हर्ड झुंड, फ्लोक समुदाय, और सोलिटरी एकांत। तो आपको पता भाई समूह हो झुंड हो समुदाय उसमें इकट्ठे लोग रहते हैं, तो जो आपका सोलिटरी है यानी कि एकांत है ये इनसे बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है ना। ऐसे फिर लिखा है यहाँ पर, इसमें भी आपको ओड वन आउट वन छांटना है। विजडम बुद्धिमत्ता जो आदमी सोचता है, रीजन किसी बात का कारण होना, लॉजिक अपने तर्क देना, और बेसिस किसी चीज़ को बुनियाद मान के भाई इसका बेस ही हो सकता है। तो इसमें आपका आंसर होना क्या चाहिए भाई, इसमें आंसर आपको होना चाहिए बुद्धिमत्ता। क्यों? क्योंकि बुद्धिमत्ता इंसान की खुद की दिमाग की उपज होती है, उसका सोचने का तरीका होता है। लेकिन ये क्या है, ये सब आप किसी को बता सकते हो कि भाई इसका रीजन ये है, इसका लॉजिक ये है, इसका बेसिक ये है। बुद्धिमत्ता को आप नहीं बता सकते, ये इंसान के पास स्वयं के पास होती है, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स के तहत आ सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। रस को लिखा गया है 66, गर्ल का कोड लिखना है। तो भैया आपको पता ही होगा RUSS, पहले हम इसका क्या करते हैं, इसका हम वैल्यू को जोड़ते हैं। आर की वैल्यू कितनी बेटा 18, 21 प्लस 19 प्लस 8 है ना। तो आप देखेंगे 8 दूनी 16 और 1 17, 18 19 20 और 6 26, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6, तो 66 आ रहा है। और इसने भी 66 कोड किया है, यानी कि डायरेक्टली कोडिंग है। अगर आपको इनकी वैल्यूज याद हैं तो आप इसकी वैल्यू पे डायरेक्ट जाके क्वेश्चन कर सकते हो। और हमें आंसर निकालना था किसका, गर्ल का, GIRL। तो G की वैल्यू 7 होती है, इसकी वैल्यू 9 होगी, R 18 होगा और ये कितना होगा बेटा 12। 18 12 होता है 30, 30 9 29 और 1 18 12 30 9 39 और 1 40 6 40 46। इसका आंसर बनेगा आपका 46 का ये आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। भाई जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और ऐसा हम टेस्ट आपको हर हफ्ते करवाते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 25 आपके मैथ्स के रहेंगे, 25 इंग्लिश के और 25 आपके रीजनिंग के। तो ये आपका पूरा एक सेट बन जाता है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और लोगों को भी आप इसको बता सकते हैं। चलिए फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर द अनसोल्व्ड इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसने लिखा है पहला आपका 11 × 12 × 13 बराबर 234। अब हमें देखना है इसने क्या तरीका लगा रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कुछ भी कर सकता है। जो पैटर्न हम इसमें लगाएंगे वही लगना चाहिए, 24 × 23 × 35 = 658, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इसको बहुत ध्यान से देखना, 1 + 1 2, 1 + 2 3, मतलब जोड़ रखा है, 3 + 1 4, इनको आपस में ऐड किया हुआ है। ऐसे ही 4 और 2 6, 2 और 3 5, 5 और 3 8, बताओ ऐड किया हुआ है। आओ तो हमें आंसर निकालना है किसका, हमें आंसर निकालना है इसका 31
मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 54, जोड़ दो भाई, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 5 और 4 9, तो 479 479 479, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ ऑप्शन को चूज करते हुए गलती मत कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये आ गया आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। द डॉक्टर्स क्लिनिक फेसिस द ईस्ट, लो जी बना लो। ये डॉक्टर का क्लिनिक है, ये लो क्लिनिक है, ये क्लिनिक डॉक्टर का क्लिनिक है, और ये क्लिनिक कहाँ है, फेसिंग विद ईस्ट है, तो पूरब की ओर है। वह अपने क्लिनिक के पीछे चलता है 100 मीटर, मतलब क्लिनिक का मुंह तो यहाँ था, ये यहाँ पे चला इधर 100 मीटर, ये लो 100 मीटर पीछे चला, पीछे एक साइड में चलिए 100 मीटर। उसके बाद वो अपने राइट मुड़ता है। वॉकिंग स्टार्टिंग 100 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो आपको पता है अब ये वेस्ट में जा रहे हैं, तो वेस्ट का लेफ्ट कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। और लेफ्ट मुड़े कितना चलता है 100, तो लो जी चला दो 100, वेस्ट में मुड़ा 100 मीटर चला नीचे। फाइनली ही टर्न्स टुवार्ड हिज राइट, तो अब ये राइट में मुड़ेगा अपने, तो ये राइट मुड़ गया, ये लो जी राइट मुड़ दिया, कितना हो गया 50 मीटर, चला 50 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज स्टार्टिंग, ही इज द डॉक्टर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहा, तो आप ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से पूछे वहीं पे प्लस बना दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। जब आप यहाँ पे देखोगे तो भैया अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है ये, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में ऑप्शन नंबर ए। तो जहाँ से पूछे वहीं पे प्लस बनाओ और आपका आंसर वहीं से आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए जी, ये आपका आ गया मिसिंग द इंसर्ट कैरेक्टर वाला। व्हाट विल बी इन द कम्स इन द प्लेसेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा ये पूछा गया है। आइए देखते हैं। 9 11 28, अच्छा देखना एक बार, ये लगभग इसका 3 गुना के आसपास हो रहा है क्या, 9 3 27 और 1 28, 11 3 33 और 1 34, है ना। अगर हमें यहाँ 49 लेके आना है तो हमें पास क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भाई, 16 3 48, या मैं 16 रख दूँ, 16 3 48 और 1 49, चलो इतनी बात तो सही आ रही है। 28 दूनी 56, 28 3 84, 28 3 84 2 86, 34 दूनी 68 और 34 3 102 प्लस 2, ठीक है। 49 दूनी 150, हाँ बस ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा। तो यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, इंटू 3 + 1 और इसमें क्या रहा है इंटू 3 + 2, तो आंसर इसका कितना आएगा 16 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। चलिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये स्टैंड फॉर, मतलब यहाँ पर आपको एक सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बताया गया है। तो भाई इसमें सबसे पहले आप प्रीफरेंस दे सकते हो डिवाइड को, लेकिन डिवाइड यहाँ पर नहीं है, तो आप रख के देख लेते हैं। अब देख खुद ही सोचना आप यहाँ पर, हम यहाँ रखेंगे अगर मल्टीप्लाई, तो 28 × 4 कितना होगा 112, 112 + 4 कितना होगा, कुछ भी होगा, माइनस करोगे तो इसके बराबर तो जाने वाला नहीं है। अगर हम यहाँ देखें, अब 28 को हम रखें यहाँ पर बराबर, यहाँ रखें प्लस, यहाँ रखें इंटू, यहाँ रखें 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ अब देखो यहाँ पर रखें हम इक्वल्स टू, यहाँ रखें प्लस, यहाँ रखें इंटू, यहाँ रखें माइनस, तो हम देखें 9 बजे 45 4 48, मतलब ही नहीं बैठता है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ओरली कर लें, ओरली करो तो अच्छा रहेगा। ये प्लस हो गया, ये इंटू हो गया, ये इक्वल्स टू हो गया और ये क्या हो गया माइनस। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर 5 × 4 20, 20 + 28 48, 48 तो इसके बराबर नहीं होगा, तो 8 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला रख के देखो एक बार, कुछ गलती हो रही है क्या देखने के बाद, यहाँ पे इक्वल्स टू रखिएगा, यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो पहले गुणा करेंगे 5 × 4 20, फिर प्लस करेंगे 20 + 9 29, माइनस 1 कितना होगा 28, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ओरली करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो आप इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अब अपना टाइम जरूर देखें कि आप कितना टाइम इन क्वेश्चंस में लगा रहे हो, ठीक है ना, टाइम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और भाई देखो हम थोड़ा जल्दी करवाते हैं चीज़ों को, क्योंकि बकवास हम करते नहीं है, बिल्कुल भी सीधी सी बात है। और हमें पता है आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन ही पढ़ाना होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हम कुछ अच्छा बता पाएँ, ठीक है। तो आप लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी बन जाती है यार, थोड़ा सा आप भी हमें सपोर्ट किया करें। आइए, तो ये आपको फिगर्स दिए गए हैं, पूछा इसमें से एक ओड वन आउट वन क्या है। चलिए जी, आप देख रहे हो इस अगर हम बिल्कुल बच्चे की तरह सोचेंगे तो हमें यहाँ पर 2 त्रिभुज ऐसे मिल रहे हैं, इसमें 2 त्रिभुज नहीं मिल रहे हैं, इसमें 2 त्रिभुज मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 त्रिभुज निकले हुए नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है, सही नहीं है, क्यों, कौन सही होगा बताओ, सही यही तो होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही होगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा इसका। क्यों, देखो ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है क्योंकि जो भी इसकी आउटर इमेज है दोनों एक जैसी है। अगर यहाँ त्रिभुज है तो यहाँ भी त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज, यहाँ पे इसने स्क्वायर बना, यहाँ भी स्क्वायर बना है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर बना रखा है और एक क्या बना रखा है,
त्रिभुज बना रखा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो खैर भाई, रिलेशन बताना है पल्म यानी कि बेर, टमाटो और फ्रूट। तो भाई पता है सारे बेर क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और टमाटर आपका सब्जी होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, है ना। टमाटर अलग हो गया बेचारा, और ये आपका बेर हो गए, और बेर किसके अंदर आ गया, आपके फलों के अंदर आ गए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21। जैसा 4671 का संबंध 42 से, ऐसा संबंध इसका किसके साथ होगा। सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखो, लेकिन डिवाइड करोगे डिवाइड ये पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है, इसके लास्ट में 2 है, यहाँ पे 1 है। चलो इसको जोड़ के देखो एक बार, 6 4 10 7 17 और 1 18, 6 4 10 7 17 1 18, 18 नहीं होगा। मल्टीप्लाई करके देखो इसको, 6 चौक 24 गुणा 7, 24 गुणा 7 और 4 6 24, हाँ सही बात। इसको 4 से अगर हम भाग करते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो आप ऐसे, 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 1 और 4 से इसको भाग करो, तो 4 6 24, 6 फते 42 आ रहा है। 4 से भाग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुल डिजिट कितनी है, 4 है। ऐसे अगर हम यहाँ देखेंगे 9 गुना 8 इंटू 5 और डिवाइड करेंगे इसको 3 से, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं, तो 3 तिया 9, 8 5 40 तिया 120 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में है, एक बार चेक कर लो, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बताना है इसमें से कौन सा बनाया अथवा नहीं बनाया जा सकता यूज करके PRENOMINATE, है ना, प्रीनोमिनेट। आओ नोमिनेट को देखो भाई, पहले नोमिनेट को देखो पहले, तो नोमिनेट बना NOMINATE, ये तो बनाया जा सकता है। माइनर MINOR ये बनाया जा सकता है। अब हमें पता लग गया 2 बनाए जा रहे हैं, तो यानी कि एक ऐसा है जो नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में ये यही फंसाने की बात करता है, तो एक ऐसा होगा जो नहीं बनेगा वही आंसर देखेंगे। देखना नेट NET ये बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये पक्का नहीं बनने वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और देखा जाए इसमें क्या नहीं है, इसमें NEPOTIS नहीं है, इसमें क्या नहीं है, S नहीं है, तो यानी कि ये वाला नहीं बनाया जाएगा। चलिए फाइंड द ओड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, इसमें से अलग छांटना है एक। चलो जी, BD 2 का अंतर आएगा, 2 + 2 4 2 6 2 8, समय 2 का अंतर है। 13 2 15 2 17 2 19, यहाँ पे 2 का अंतर आ गया। 19 20 21 22 23 24 25, तो ये आंसर होगा। देखो 20 और 2 22, 22 में और 26 में कितने का अंतर आ गया, 4 अंतर आ गया, तो यही इसका आंसर बिल्कुल अलग होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 था। तो वैल्यू को आपको याद करना चाहिए, वैल्यू का एक अलग ही मजा होता है। इफ द डे बिफोर येस्टरडे, ये मान लो आज है, ये मान लो ये येस्टरडे होगा कल, और इससे पहले का दिन दे रहा है। इफ द डे बिफोर येस्टरडे, यदि बीते कल, भाई ये अगर ये आज है, ये क्या है आपका आज, तो बीता कल होगा, कल से पहला, कल यदि बीते कल से पहले, यदि बीते कल से पहले, ये बात तो समझ में आ गई। तो बीते कल से पहले की अगर हम बात करेंगे, तो बीते कल से पहले की बात करेंगे, तो ये दिन क्या दे रखा है इसने, यदि बीते कल से पहले वाला दिन बुधवार था, यानी कि ये दिन क्या था बेटा आपका, बुधवार था। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। व्हेन विल बी द संडेज, तो ये बुधवार हो गया भाई, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार और ये रविवार, तो ये हो गया रविवार, है ना। ये साइन यहाँ मत लगाओ, क्योंकि अब बस ये साइन तो लगाओ आप, आज पे लगाओ। तो पूछा बताइए रविवार कब होगा, तो आज से दूसरा दिन, है ना, आज से कौन सा दिन होगा, दूसरा दिन हो जाएगा, है ना। तो आज से दूसरा दिन कहीं है क्या, आने वाले कल के बाद अगले दिन, है ना। तो ये आज है, ये आने वाला कल, इसके अगला दिन, यानी कि डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे क्या करो, जहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये बना के इसको बना ले करो आज, फिर ये बीते हुए कल और ये आने वाले कल, इस तरह से आप इसको आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। देखिएगा, लक्ष्मी इज एल्डर देन मीनू, लक्ष्मी जो है मीनू से बड़ी है, ये लो, ये बना दो लक्ष्मी, लक्ष्मी बड़ी है किससे, मीनू से, तो मीनू थोड़ा छोटा बना लो, ये लो लक्ष्मी मीनू, मैं ऐसे बना देता हूँ बिल्कुल बच्चों की तरह। लीला इज एल्डर देन मीनू, लीला मीनू से बड़ी है, लीला जो है, लीला है वो मीनू से बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, तो लीला को ले आओ यहाँ पे, ये रही लीला, दूसरा नंबर पर आ गई लीला, ये मीनू से बड़ी होगी लेकिन लक्ष्मी से छोटी होगी, है ना, बट यंगर देन लक्ष्मी। लता इज यंगर देन बोथ मीना एंड हरी, जो आपकी लता है वो मीनू और हरी दोनों में छोटी है, तो यानी कि हरी यहाँ होगा, तो इन दोनों में छोटी कौन होगी आपकी, क्या नाम है इसका, लता,
ये लता इनसे छोटी होगी, मीनू और हरी से। तो बताओ सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटी हमारी कौन है? लता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपके 25 क्वेश्चन थे, तो जरूर बताइएगा कि आपके 25 क्वेश्चन में से रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके बाद अगर तुम चाहो तो हम इसके 25 क्वेश्चन और ले ही लेते हैं। ये हमारे आएंगे जीएस के। किसके आएंगे? जीएस के। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन आर मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपने याद किए होंगे, तो ये जो विशेष प्रावधान है ये आपके आर्टिकल 369 से स्टार्ट होते हैं और ये 392 तक जाते हैं। तो 362 से 392 तक जाते हैं। पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID इज रिलेटेड विच इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है? तो ये आपका होता है विश्व बैंक से। तो विश्व बैंक का आप मुझे बताएंगे, विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। पोलावेरम डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये आपका गोदावरी नदी पर है, ठीक है ना। ये रहा आपका पोलावरम बांध। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। आपको पता है डायरकी सिस्टम द्वैध शासन, तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया था राज्यों में, फिर 1935 में राज्यों में समाप्त करके इसको केंद्र में लाया गया था। लेकिन इसने इंट्रोड्यूस की बात की गई, शुरुआत की गई थी आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। चेम्सफोर्ड अधिनियम थे सारे के सारे, आपको पता होगा। चलिए, प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन है, जो मूल्य सिद्धांत होता है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दो तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द प्राइस थ्योरी। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन रिपीट आपके बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। बेहद इंपॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय औषधि है ना, ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान है भाई, है ना। ये कुछ ऊपर से कट गया, औषधि अनुसंधान। तो औषधि अनुसंधान आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये आपको याद होना चाहिए। ए कंडीशन इन विच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज विद ए प्राइस राइज इज ऑल्सो नोन एज। आपको पता ही होगा, जब कोई भी मनी की वैल्यू नीचे आएगी और उसके साथ साथ जो प्राइस है वो ऊपर उठेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं उसको? इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। व्हेन ए कंडीशन इज द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज, मूल्य का अभास होगा, एंड द प्राइस विद ए प्राइस विच इज नोन एज द इन्फ्लेशन, ठीक है ना। ये आपकी क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिएक्शन इन विच टू एटॉमिक nuclei are combined to form one or more different atomic nuclei and subatomic particles। तो सबस्टोमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे जब हम दो से अधिक परमाणु को जुड़ जाते हैं नाभिक को, उसको बोले जाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि इसको बोलते हैं हम नाभिक संलयन, है ना। टूटना बोलते हैं विखंडन और इकट्ठना बोलते हैं संलयन। चलिए, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ सीपीआई। में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अपनी क्लास में करवाता हूँ भैया, सीपीआई का बेस ईयर याद कर लीजिएगा। तो ये क्या है आपका? 2012 माना जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2012 है, ठीक है। चलिए, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता ही होगा, प्रथम मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। और सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो रहीमतुल्लाह सानी इज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो खैर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHRC? बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो आपके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लड एनिमल। निम्नलिखित में से कौन से ठंडे रक्त वाले जानवर है? स्नेक बिल्कुल है, लिजार्ड छिपकली बिल्कुल है, टर्ड्स मेंढक भी हैं, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये सारे जो ये समझ लीजिए, जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं ना, रेप्टाइल्स हमेशा कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है ना। जितने भी रेंगने वाले होते हैं वे सब क्या होते हैं? आपके ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। सेबी हेडक्वार्टर, मैं ऑफलाइन क्लास में बोलता मर गया भाई, याद कर लो। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई नहीं दिया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। सेबी की स्थापना मुझे बताएंगे, सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ये आपके लिए क्वेश्चन है। सेबी का स्थापना कब हुई आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। भाई इस पे थोड़ा विवाद था, अभी क्लियर हो गया है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा देवमाली। देवमाली इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा, ठीक है ना, उड़ीसा मत लिख देना, इसको क्या लिखेंगे, ओडिशा। चलिए, विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिसाइल, आपको पता ही होगा भाई, भारत का ये तो बहुत एक मूवमेंट है ना, तो ये क्या है आपकी भारत की सबसे पहली जो इंडियन मिसाइल थी वो कौन सी थी आपकी, पृथ्वी। कौन सी थी, पृथ्वी। इसके बाद हम इसको बढ़ाते हुए चलेंगे। विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल पूछेगी, आपको पता ही है, बेंगलोर है। जयपुर कहाँ की है आपकी, राजस्थान की है, तो आपको पता होना चाहिए सब चीज़ों का। विच करेंसी इज यूज इन ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में चलता है ब्राज़ीलियन रियल, है ना, पीसो। कहाँ की आप मुझे बता सकते हैं, जो क्यूबा है तो वहाँ पे पीसो चलता है आपका। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको सब पता होगा, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है, ये एक सींग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बेट आपको पता है उत्तराखंड में होगा, हालांकि इसका नाम अब रामगंगा नाम से कर दिया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है पश्चिम बंगाल में होगा। बांदीपुर कहाँ पर आपका, कर्नाटक में, सब आपको पता होना चाहिए। चलिए, द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन विच सिटी, तो आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और आरबीआई के बारे में थोड़ी सी बात आपको और पता होनी चाहिए। आरबीआई की जो नेशनलाइजेशन है, जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, खासकर यूपी के एग्जाम में और एसएससी में, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 में हुआ था, है ना। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी। ये हिल्टन यंग जो कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशन पे आपकी आरबीआई की स्थापना हुई थी। और बात कर सकते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी, लेकिन 1937 में इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में ला दिया गया था, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं इसके, 21 होते हैं, जिसमें एक आपका आरबीआई गवर्नर होता है, 4 आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 आपके जोनल हेड होते हैं, एंड 10 डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 2 डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 किए जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि बताइए आरबीआई के जो बोर्ड होता है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो मैक्सिमम सदस्य 21 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट इन 1757, आपको पता ही होगा, यही अंग्रेजों का भारत में सत्ता स्थापित करने का एक युद्ध माना जाता है, हालांकि इसके बाद फिर बक्सर का बैटल माना जाता है। वाज ए सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन द इंडिया, वेयर डिड इट टेक प्लेस, ये कहाँ हुआ था, आपको बताइए भैया, ये तो बात बंगाल की हो, तो बंगाल में ही हुआ था, ठीक है ना। चलिए, 1757 में। चलिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी इज नॉट पूछा है ऑफ द गंगा रिवर। आपको पता है सोन नदी मिलती है, आपको पता है सोन नदी, तो भैया इसके जब गंगा जाती है तो उसके लेफ्ट से मिलने वाली नदी है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। महानंदा भी मिलती है, चंबल नहीं मिलती। चंबल आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहती है। और गोमती आपको पता है, गोमती जो है फूलर झील से निकलते हैं पीलीभीत से, और आपका जो शहर है आपका कौन सा, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और ये भी ट्रिब्यूटरी है किसकी, सहायक नदी है किसकी भाई, ये भी सहायक नदी गंगा की है, लेकिन चंबल यहाँ पर यमुना की सहायक नदी है, वो बात अलग है, यमुना के प्रयागराज में मिल जाती है। चलो, पानीपत सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, पानीपत कहाँ स्थित है, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, ये आपका हरियाणा में स्थित है। तो पानीपत की ये बात रही, क्योंकि पानीपत इंपॉर्टेंट है। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बैटल, ठीक है ना, जो आपके 1526, 1556 और 1761 ये आपके बैटल हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये मेरा प्रयास, कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट में कंजूसी मत किया करो, आपके कमेंट को देख के हमें अच्छा लगता है। जैसे मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसे ही मैं आपको जो बैंकिंग वाले बच्चे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे। तो बैंकिंग में भी चलता रहेगा बिल्कुल प्री एग्जाम के हिसाब से, और आपका एसएससी में भी चलता रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे ये आपको हम वीक में कम से कम 2 बार तो हम आपको दे ही दें, ठीक है ना। अगर आपका प्रयास आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन की इस बार जिद रखनी है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।